हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्किल पीपल। स्किल पीपल का मतलब ही होता है कुशल लोग। तो हम लोग यहाँ पे हैं आप लोगों को कुशल बनाने के लिए। उसके लिए आप लोगों को चीज़ें जानना ज़रूरी है। लाइक जैसे आप अगर कंप्यूटर फंडामेंटली एमएस ऑफिस के साथ अगर जाते हो तो उससे आप लोगों का करियर क्या हो सकता है, या अदर कोई लैंग्वेजेस अगर लेके चलते हो तो उससे आपका करियर क्या सेट हो सकता है। तो आज इसीलिए हम लोग जो लेके आए हैं वो हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस। तो इससे आप लोगों का क्या करियर हो सकता है, क्या करियर ग्रोथ हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या हम लोग समझने वाले हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस, के एग्जैक्टली कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या एंड एमएस ऑफिस है क्या, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो क्या है, दैट मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर फंडामेंटल एंड व्हाट इज एमएस ऑफिस। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से टूल्स यूज होते हैं एमएस ऑफिस में, मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो हमें उनमें अपने आप को स्किल्ड बनाना जरूरी है, जिसकी बेसिस में कंपनीज वगैरह हायर करती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, तभी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वो क्या एडवांटेजेस हैं इनके, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर बच्चे के लिए, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, वो है सैलरी। तो इसमें सैलरी रेंज वगैरह क्या रहेगा, अगर हम लोग एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जान लेते हैं, या जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हमने जाना, तो उसके बाद आप किस टाइप के सेक्टर्स में जा सकते हो कि गवर्नमेंट में इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट में जाके फ़ायदा मिलेगा, या दोनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहो, उसके हिसाब से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे सैलरी के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फंडामेंटल इज एसेंशियल फॉर एनीवन लुकिंग टू नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होगी तो आप फिर कैसे काम करोगे। सिंपल सा है कि अगर आप अपना मोबाइल भी अगर यूज़ करो तो आपको मोबाइल के बारे में जानना तो होगा ना, तभी तो आप नया मोबाइल यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें अपने कंप्यूटर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके बेसिक के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर स्किल्स आर हाइली सॉट आफ्टर इन टुडेज़ जॉब मार्केट। तो कंप्यूटर स्किल्स जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि हर किसी में, हर किसी कैंडिडेट में या हर किसी बच्चे में, जो भी ऑर्गनाइज़ेशन है वो यही देख रहा है कि उसके में स्किल्स क्या है, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड। Proficiency in computer fundamentals can enhance your employability by opening up job opportunities in various industries. जैसे कि अगर आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानकारी है, तो उसके ज़रिए क्या है कि बहुत सारे आप लोगों के लिए ऐसे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जॉब के लिए, जिसके ज़रिए आप आराम से अच्छे प्रोफाइल्स में भी जॉब करने के लिए जा सकते हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। इट डेमोन्स्ट्रेट्स योर एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एबिलिटी टू वर्क विद डिजिटल टूल्स। इसके ज़रिए फ़ायदा क्या होगा कि आप आराम से कंप्यूटर स्किल्स के ज़रिए, जो भी आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, उसके बेसिस में आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काम अगर दिया जाता है, तो वो बहुत ईज़िली आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उसका स्किल है इस वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कंप्यूटर के बेसिक के बारे में अगर जानकारी है, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो आप आसानी से एक बेसिक जॉब भी ले सकते हो, जिसमें सिर्फ़ कंप्यूटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ़ टाइपिंग करना है या कंप्यूटर जस्ट एंट्रीज़ करना है, उस टाइप का काम भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। इसको बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद माइक्रोसॉफ्ट ही है, जिसने 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तैयार किया है। दिस ऑफिस सूट comprises various applications which form the core of computer users in today's world। अब जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो बनाया है, हम इसको बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उसका पूरा एक अलग से, एक पूरा हम कह सकते हैं कि एक टाइप से क्लब करके या पूरा एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, जिसका नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस आ जाते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या एक्सेल वगैरह हो गया। Microsoft Office is a suite of applications designed to help with productivity and completing common task on a computer। अब इस सूट के ज़रिए हमें हेल्प क्या मिलता है कि जो भी इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के,
उनको इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको स्कूल में अगर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाए, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग एप्लीकेशन है जो कि है पावर पॉइंट। तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो वो भी हमारे एमएस ऑफिस के सूट में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स एमएस ऑफिस का जो पूरा पैकेज है उसमें हमारी ये सारी चीज़ें गिवन हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट ने ही हमारे काम को ईज़ी करने के लिए। You can create and edit documents containing text, images, work with data in spreadsheets and databases and create presentations and posters। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे। अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाना है जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह से और भी अगर डेटा के साथ काम करना है, अब डिपेंड करता है वो डेटा जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा है, उसमें क्या नीड है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो या एमएस एक्सेस हो। इवन आप लोग इसमें लाइक इमेजेस वगैरह भी अगर लगाना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि हम वर्ड में भी लगा सकते हैं, पावर पॉइंट में भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप इमेजेस वगैरह भी ऐड ऑन करके भी काम कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग बैंक, एसएससी, रेलवेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा have computer knowledge as an integral part of their exam syllabus, and candidates must note that it can be the most scoring too। अब जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आप लोगों में से दे रहे हैं उनका भी तो मेन यही फोकस होता है ना कि कंप्यूटर का जो बेसिक है उसके बारे में नॉलेज हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक आपको जैसे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा कंप्यूटर का, तब तक आप उसमें एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंप्यूटर का हर एक जो गवर्नमेंट एग्जाम है, ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर फंडामेंटल को लेके दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, बहुत से आप लोगों में से ऐसा भी होंगे जो तैयारी भी कर रहे होंगे। और उसमें आप लोगों के सिलेबस में भी इवन कंप्यूटर फंडामेंटल का भी टॉपिक यहाँ पे दिया होगा, जिसमें आपको उनके कंप्यूटर के बारे में पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। कुछ एग्ज़ाम्स में तो बहुत डेप्थ में आते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में होता है कि जस्ट नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह से रिलेटेड या कुछ बेसिक चीज़ें ही उसमें आती हैं। तो इस वजह से हमें इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल एग्ज़ैक्टली है क्या? Computer fundamentals refer to the basics of using digital devices such as computers, smartphone and tablets। कंप्यूटर फंडामेंटल का सीधा-सीधा मतलब हो गया कि जो भी हम लोग डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, स्मार्टफ़ोन या हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये सारे हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक टैबलेट भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी तो डिजिटल ही है, या मोबाइल भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्टफ़ोन बोलते हैं। तो वो भी तो डिजिटल डिवाइस ही हो गया ना, जिसके ज़रिए आप आराम से नेट यूज़ करके जो काम आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में करवाते हो, वही सेम काम अपने मोबाइल में भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो सीधा-सीधा हमें ये बता रहा है कि वो डिजिटल डिवाइसेस जिनके साथ में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज्ड टू ओनली रेफर टू द बेसिक्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर and associated devices। However, it has since expanded to include most frequently used digital devices। अब कंप्यूटर जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो शो हमें ये कर रहा है कि जो बेसिक कंप्यूटर एंड जो से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उसको शो करने के लिए यहाँ पे वर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। और इवन इसको एक्सपैंड भी किया है, इससे फंक्शनैलिटीज़ को भी और ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, जिस वजह से क्या है कि आजकल जो आपको जो भी डिवाइसेस दिखते हैं, डिवाइसेस मतलब हो गए जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात कर सकते हैं सीधा-सीधा। आजकल मोबाइल फ़ोन भी हमारे ऐसे आ गए कि आपको कैमरे की तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बनाया इस तरीके से है, मतलब उसके कैमरे को भी इतना अच्छा बना दिया गया है कि आप बिना कैमरे के भी आप डायरेक्टली मोबाइल का जो कैमरा है उसके ज़रिए आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया? सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्यूटर की वजह से। इस वजह से हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, वो डिजिटल डिवाइसेस को शो करने के लिए एंड उससे रिलेटेड या एसोसिएटेड जो भी डिवाइसेस है उसको बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स रेफर टू बेसिक्स और द जनरल स्किल्स समवन शुड नो टू बी एबल टू यूज एंड नेविगेट दीज डिवाइसेस। अब फंडामेंटल का मतलब हो गया स्किल, बेसिक स्किल्स। ठीक है, तो बेसिक स्किल्स अगर हमारे में अगर है बेसिक स्किल्स, तो उन बेसिक स्किल्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा है कि आप लोग सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो,
अच्छे टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो। स्कूल के बच्चों के तक पास में है, जो 9th में आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, उनको भी पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जाते हैं ट्यूशन के लिए। ठीक है? तो इस वजह से पेरेंट्स दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा-सा रहता है कि भई बच्चा कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में अपडेट रहे उनके पास। तो जब मोबाइल है, तो उसका मतलब है कि उसमें मोबाइल को चलाने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए ना, वो मोबाइल आप चलाओगे कैसे? या कोई अगर एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है, तो आप चलाओगे कैसे? तो उसके लिए क्या है कि हमें बेसिक स्किल आना होना चाहिए हमारे में। तो जो भी बेसिक स्किल्स हैं, वो अगर हमारे में है, तो उसके बेसिस में हम कोई भी डिवाइस को चला सकते हैं। तो इस वजह से हमें हर एक डिवाइस का एक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समझ के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे कोई भी डिवाइस को हम ऑन कर सकते हैं, कैसे उसको ऑफ कर सकते हैं या कैसे उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मास्टरिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर एडल्ट्स एज़ वेल। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को ही जानना ज़रूरी नहीं है, बट बड़ों को भी जानना ज़रूरी होता है। मतलब जैसे पेरेंट्स है या जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशंस वगैरह में काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह यूज़ नहीं किया है, कंप्यूटर को कभी यूज़ ही नहीं किया है, बट उनको अब नीड आ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो उन टाइप के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्यूटर का स्किल उनके पास हो। क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को भी पता है कि हर चीज़ जो है वो कंप्लीट तरीके से डिजिटल हो चुकी है। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि हाँ, काफ़ी हद तक डिजिटल हो चुका है। अगर हम सीधा-सीधा बोले कि अगर कहीं पे आप कुछ चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो, तो हर कोई आजकल क्या करता है, मोबाइल से तो पेमेंट करता है। कैश कैरी तो बहुत ही कम लोग करते हैं। क्या ऐसा नहीं कि कैश कैरी नहीं करते, कैरी करते हैं बट कम करते हैं। उससे कंपैरेटिवली क्या है कि मोबाइल से ही डायरेक्टली पेमेंट वगैरह कर दिया जाता है। जैसे जो भी यूपीआई वगैरह यूज़ करना है या जो भी बैंक ट्रांसफर करना है, उसके हिसाब से किया जाता है। तो इसमें मतलब सीधे-सीधे कहने वाला क्या हुआ कि अगर आप उस चीज़ को भी अगर यूज़ करो पेमेंट के लिए भी तो आपने उसके बारे में जानकारी ली है, उसको यूज़ किया है, तभी तो आपको पता चला है। तो वो भी एक टाइप से क्या हुआ, स्किल हुआ। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का स्किल है, तो आप आसानी से कोई भी डिवाइस को आराम से नेविगेट कर सकते हो, आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, कि एग्ज़ैक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? Microsoft Office is a suite of applications designed to help with productivity and completing common tasks on a computer. अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने ही ये डिज़ाइन किया है, ये पूरा एक सूट इन्होंने तैयार किया है। सूट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो इस वाला है कि उन्होंने जो बनाया है इस सूट को, वो इस वजह से बनाया है कि जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है। जिसके लिए मैंने आपको कुछ बताया भी कि जैसे वर्ड यहाँ पे इन्होंने एमएस वर्ड बनाया हुआ है, एमएस वर्ड का एप्लीकेशन बनाया हुआ है, पावर पॉइंट है, फिर एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, मेलिंग के लिए जैसे आउटलुक हो गया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं किसने बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। और उस उन सभी को जो रखा हुआ है वो एक ही जगह पे रखा है, जिसका नाम दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यू कैन क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स containing text and images, work with data and spreadsheets and databases, and create presentations and posters. तो इसमें सीधे यहाँ वही है कि इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक जैसे अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, वो हम आसानी से बना सकते हैं एमएस ऑफिस को यूज़ करके। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शॉर्ट में एमएस ऑफिस बोलते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में हम एमएस बोलते हैं, तो इस वजह से आप एमएस ऑफिस बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो खुद के एप्लीकेशंस जो यहाँ पे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो उनको इस्तेमाल करके हम वेरियस टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको डेटाबेस में भी अगर कोई डेटा अगर रखना है, स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए हम एमएस एक्सेस का यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें जो टूल्स हैं, वो मेनली हमारे कौन से हैं जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो टूल है वो है एमएस वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट इज़ यूज़फुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये यूज़फुल है अगर हमें कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब हो गया सीधे-सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनाना है, जैसे अगर आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना है, असाइनमेंट्स बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है, ठीक है, पूरे डिटेल में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज़ विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड।
इवन अगर आप टेम्पलेट्स भी बना के रखना चाहो तो टेम्पलेट्स भी हम आसानी से एमएस वर्ड के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। और टेम्पलेट ज़्यादातर जो है जो प्रोफेशनल्स हैं वही यूज़ करते हैं, मतलब जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको अपने जॉब में वहाँ पे नीड है, तो वही लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टैबलेट्स का। तो ये टैबलेट जो बनाया जाता है किसमें बनाया जा रहा है? अगेन वर्ड में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ वर्क आर्ट, कलर्स, इमेजेस, एनिमेशंस कैन बी एडेड अलोंग विद the text in the same file which is downloadable in the form of a document. जो भी डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो पा रहा है, वो हमारा कैसा होगा? एडिटेबल होगा। दैट मीन्स आप उसको एडिट कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो उसमें हम लोग चेंजेस क्या कर सकते हैं? जैसे अगर कलर चेंज करना है, इमेज चेंज करना है, वो आर्ट को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस ये है कि वो पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है, वो आपका एडिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रीड मोड में ही आ रहा है। ये रीड एंड राइट दोनों ही यहाँ पे परफॉर्म हो सके, इस टाइप का रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो एडिटेबल होना चाहिए, जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट इज़ ऑथर्स कैन यूज़ फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग देयर वर्क। इवन जो आप लोगों के जो बुक्स वगैरह भी जो बनते हैं ना, तो वो भी ऑथर्स क्या करते हैं, वो भी वर्ड में ही बनाते हैं, उसके लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है। उस वो भी हमारे वर्ड में ही तैयार करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हों, चाहे आपके बुक्स हों, जो भी आप पढ़ते हो, वो सारा का सारा बनाया जाता है एमएस वर्ड में। तो इस वजह से जो ऑथर्स जो हैं, वो इसको यूज़ कर लेते हैं एंड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है काम करना इसमें। क्योंकि अगर डिटेलिंग करना है तो हम आसानी से एमएस वर्ड में डिटेल में दे सकते हैं चीज़ों को। इस वजह से हर कोई इसको यूज़ करता है। अब सेकंड जो टूल है वो है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल मतलब ही हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इट इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये एक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें हमारा जो डेटा आएगा वो टैबुलर फॉर्मेट में आएगा। अगर आपको टेबल के फॉर्मेट में अगर डेटा दिखाना है, शो करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। जिस वजह से हम एक्सेल को कभी-कभार स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट अगर बोला जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्सेल को ही हम लोग बोल रहे हैं स्प्रेडशीट, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एक्सेल में जो भी हमें डेटा टेबल के फॉर्म में अगर देना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल के मदद से ये काम कर सकते हैं आराम से। क्योंकि इसमें टेबल के फॉर्मेट में ही पूरा दिया होता है एक्सेल, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी फॉर्मेट में ही हम लोग काम करते हैं। लार्ज डेटा कैन ईज़िली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टैबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास जो भी डेटा है, अगर उसको टेबल के फॉर्मेट में अगर करना है, तो इसके लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज़ करेंगे, चाहे वो डेटा आपको छोटा हो, चाहे आपका बड़ा हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है, उसको यूज़ करके हम लोग अपना काम ईज़ी कर लेते हैं। कैलकुलेशंस कैन बी डन based on the large amount of data entered into the cell of a spreadsheet within seconds. अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, तो कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पे क्या है कि एक्सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज दिए, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो उन फंक्शंस के ज़रिए या फॉर्मूलेज के ज़रिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चाहे वो कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आपका सिंपल कैलकुलेशन हो, वो आसानी से हम लोग एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि उससे उसके लिए भी आपको अलग से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है देन फिर कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल के अंदर ही आप आराम से फंक्शनल्स, फॉर्मूलेस को यूज़ करके कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड टूल। अब थर्ड टूल के बारे में देखते हैं, जो कि है एमएस पावर पॉइंट। इट इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। अब पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अगर प्रेजेंटेशन आप बनाना चाह रहे हो, तो उसमें अगर आपको ऑडियो भी रखना है, वीडियो भी रखना है, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल, तो उस टाइप का अगर प्रेजेंटेशन अगर बनाना है, तो हम आसानी से बना सकते हैं पावर पॉइंट को इस्तेमाल करके। ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हर एक जो हम स्लाइड जो तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, स्लाइड्स होती हैं, तो हर एक जो स्लाइड को जो हम बनाते हैं, उसमें हम लोग जो भी इमेजेस रखना चाहें, या अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, वो भी कर सकते हैं, वीडियो लगाना है, हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हम जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हर एक प्रेजेंटेशन में, हर एक स्लाइड में हम लोग जो भी डेटा लिखना चाह रहे हैं, जो भी हम देना चाह रहे हैं, वो आसानी से हम कर सकते हैं। ईच स्लाइड में कंटेन ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट, नंबरिंग्स, टेबल्स एंड एक्सेट्रा। इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग टेबल भी बना सकते हैं इवन। और अगर हमें लिस्ट के फॉर्म में अगर डेटा देना है, तो हम लिस्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के फॉर्म में भी आप कैसे नंबर्स के हिसाब से, या जस्ट आप 4 डॉट लग के आ जाए, या कोई शेप बन के आ जाए, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे आसानी से पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
यूज्ड मेजरली फॉर प्रोफेशनल यूजेस। अब पावर पॉइंट सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो प्रेजेंटेशन शो करना होता है जब भी नया प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी लॉन्च करे उस टाइम पे। तो जो भी कंपनीज़ कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करती है, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए भी वो प्रेज़ेंटेशन का ही इस्तेमाल करती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि प्रेज़ेंटेशन जो है, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं प्रेज़ेंटेशन को। ठीक है? तो इस वजह से चाहे एक प्रोफ़ेशनल हो, जो जॉब कर रहा है या चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे एक कॉलेज स्टूडेंट हो, हर कोई इसका यूज़ करता ही करता है। कहीं न कहीं उनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जो भी उनको पीपीटीज़ वगैरह बनाने के लिए बोला जाता है, प्रेज़ेंटेशन में अगर देना है कोई भी तो कोई भी अगर उनको काम दिया हुआ है, असाइनमेंट्स वगैरह दिया हुआ है प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए, तो वो भी उनको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए भी पावर पॉइंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। यूजिंग पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव। इवन प्रेज़ेंटेशन को हम थोड़ा-सा और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें दे दी गई हैं, जिसमें हम अपने प्रेज़ेंटेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फीचर्स या डिफरेंट टाइप के जो हमें अलग-अलग टूल्स दिए हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल करके एडिशनली हम कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो प्रेज़ेंटेशन है, वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। नेक्स्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूजिंग एमएस पावर पॉइंट, इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग प्रेज़ेंटेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम लोग अट्रैक्टिव प्रेज़ेंटेशन अगर बनाना चाहते हैं, इंटरैक्टिव प्रेज़ेंटेशन अगर बनाते हैं, तो इससे क्या है कि आप जिसको भी दिखा रहे हो, उसको इंटरेस्ट आएगा, वो बोर नहीं होगा देख के। अब जैसे सपोज़ करो अगर कहीं पे सेमिनार में अगर आप जा रहे हो देने के लिए, कॉलेज की तरफ से कुछ पार्टिसिपेशन के लिए अगर आपको भेजा है और उस वहाँ पे अगर आपको प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए अगर आपको रिप्रेज़ेंट करना है, तो उसके लिए अगर आप अच्छा-सा प्रेज़ेंटेशन बना के लेके जाओगे, तो सामने जो भी ऑडियंस होगी वो देखेगा, आंसर सुनेगा भी इवन। इवन सेमिनार के लिए जैसे मैंने बोला तो सेमिनार के लिए भी क्या है कि सेमिनार के लिए भी अगर आप लेके जाना चाहो प्रेज़ेंटेशन तो आराम से जा सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे शो करना है तो। क्योंकि प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से शो कर सकते हैं जो भी हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, वो आसानी से हम दिखा सकते हैं प्रेज़ेंटेशन के थ्रू। तो ये तो हमारा एमएस पावर के बारे में जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से है एमएस एक्सेस। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज़ डीबीएमएस। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम लोग जो भी डेटाबेस है मतलब जो भी हमारे डेटा है उसको अगर हमें स्टोर करना है, हमें यूज़ करना है कहीं पे, तो वो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एमएस एक्सेस। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल तो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे एक्सेल में बना रहे थे, वैसे हम इसमें भी बना सकते हैं। बट साथ में हम क्वेरीज भी अगर जनरेट करवाना है रिपोर्ट्स भी अगर हमें बनाना है, तो हम वो भी यहाँ पे बना सकते हैं, एमएस एक्सेस को यूज़ करके। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डेटा इनटू अदर फॉर्मेट्स कैन बी डन। इसमें एक फैसिलिटी हमें ये भी मिल जाता है कि अगर हमें कोई भी डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कोई भी डेटाबेस अगर अवेलेबल है, उसका डेटा है, तो उसको भी अगर आपको इम्पोर्ट करना है टैबुलर फॉर्मेट में, तो वो आप आसानी से इम्पोर्ट भी करवा सकते हो। इवन अगर आपको एक्सपोर्ट भी करवाना है एमएस एक्सेस का डेटा, तो वो भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो। तो ये फीचर भी इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है मेलिंग के लिए कि एमएस ऑफिस ने एक अलग से मेल करने के लिए भी यहाँ पे बनाया हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूज़ करती है, वो है एमएस आउटलुक। इट इज़ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक ऐसा मेल तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए आप अपने मेल्स के साथ-साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे रख सकते हो। जैसे हम लोग जीमेल में क्या करते हैं, जीमेल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप चैट कर सकते हो वहाँ पे और मेल वगैरह सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। बट आउटलुक में फैसिलिटी ये हो जाता है, कुछ चीज़ें एडिशनल मिल जाती है, लाइक जैसे अगर आपको इवेंट को सेट करके रखना है, कैलेंडर में आपको मेंशन करके रखना है कोई भी चीज़, तो वो आप मेंशन करके रख सकते हो, ठीक है? और दूसरा है कि अगर कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स को अगर आपको अपने मेल में रखना है, सिंक्रोनाइज़ करके रखना है, तो वो हम कर स जीमेल में तो हम कर ही सकते हैं, बट इसमें हम लोग अलग से कॉन्टैक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं आउटलुक में। तो वो भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, तो इस पर्पज़ से भी आउटलुक जो है काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो यूज़ कर रही है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आउटलुक में हम अपना ईमेल कैसे तैयार कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड बोथ एज़ अ सिंगल यूज़र एप्लीकेशन और मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर। इसको सिंगल यूज़र के हिसाब से मतलब अगर जैसे आपने अगर अपने लिए अगर आउटलुक का मेल आईडी अगर तैयार किया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से कोई ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है
क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़ेशंस है वो अपने सभी एम्प्लॉइज़ के लिए एक मेल आईडी बनवा के रख रही है। तो जैसे हर एक एम्प्लॉयी को जो मेल आईडी मिलेगा वो आउटलुक वाला मिलेगा। तो इसमें वाला है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वो इसी वजह से यूज़ करेंगी क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आउटलुक के ज़रिए काम करना, क्योंकि मेल तो वो कर ही रहे हैं, बट मैंने जैसे बताया कि कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे क्रिएट होके रखा जाता है और भी चीज़ें हैं, इवेंट्स वगैरह है, वो हम वहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है। Its functions also include task managing, calendaring, contact managing, journal logging and web browsing. जैसे मैंने इसके फंक्शंस में आप लोगों को बताई है कि इवेंट्स अब हमें सेट करके रखना है तो वो हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। कैलेंडर में हम सेट करके रख सकते हैं। इवन अगर कुछ और भी मेंशन करके रखना है तो वो आप वहाँ पे नोट बना के भी रख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कॉन्टैक्ट्स को अगर मैनेज करके रखना है, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करके उसको सेट करके रखना है तो वो भी आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो आउटलुक में। इट इज़ द ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट। ये एक टाइप से ईमेल क्लाइंट होता है ऑफिस सूट का, जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ एन क्लाइंट के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग जैसे यूज़ करेंगे, हम लोग बनाएँगे तो हम लोग एज़ एन क्लाइंट के हिसाब से वहाँ पे कंसिडर किए जाएँगे। तो इसलिए ये बनाया है इसी पर्पज़ से जैसे कि जो लोग मेल करना चाह रहे हैं एंड मेल करने के अलावा वो अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करके रखना चाह रहे हैं, कैलेंडर को सेट करके रखना चाह रहे हैं अपने इवेंट्स के हिसाब से, वो कर सकते हैं, इवन रिमाइंडर्स वगैरह भी लगा के रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये तो मैंने कुछ बताया, इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, जो हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टास्क मैनेज करना है, हम टास्क को भी वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आउटलुक के ज़रिए। तो ये तो हमारे टूल्स थे एमएस ऑफिस के, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इन टूल्स के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि एमएस आउटलुक क्या है, वर्ड क्या है, तो उससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को, अगर आप इनके बारे में सीखते हो, तो उससे आप लोग को बेनिफिट ये रहेगा कि आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाते हो, तो एटलीस्ट आपको एज़ एन कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री के हिसाब से भी आपको लिया जा सकता है। तो इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि सभी को ही एटलीस्ट कंप्यूटर का जो बेसिक है, वो आना ज़रूरी है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आप लोगों को हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।